Hello everyone, welcome to the Vidya. I am Abhishek Soni, faculty of the Quantitative Techniques. So before starting today's lecture, I just want to give a brief information about the quantitative techniques. The quantitative techniques is completely divided into quantitative aptitude is completely divided into three parts. First we can call it a arithmetic maths. Second, we can call it a data interpretation with case study, and third, we can call it a advanced maths. So the most important chapters of the arithmetic maths, we can call it a percentage. So I just want to discuss before you all people a percentage. So what is the definition of the percentage? So when we talk about percentage word origins from per space cent. Cent is the root word that denote a number 100. तो वी कैन कॉल इट ईच एंड एवरी नंबर ऑफ द रियल वर्ड वी कैन कॉल इट 100%. हम लोग क्या कहते हैं कि दुनिया का हर नंबर हर परिस्थिति में अपने आप में 100% होता है. तो दुनिया का हर नंबर अपने आप में 100% ही क्यों होता है? जैसे मैंने एक नंबर लिया 4000, वो अपने आप में 100% है. मैंने कहा 7000, वो अपने आप में 100% है. मैंने कहा 1 लाख, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज 100%. दैट मीन्स दुनिया का हर नंबर जो दिखाई दे रहा, सुनाई पड़ रहा या सोचा भी जा रहा, वो हर नंबर अपने आप में 100% होता है. सर क्यों 100 ही क्यों होता है? क्योंकि दुनिया में 100 ही एक ऐसा नंबर है जिसका आप जितना परसेंट निकाले इटसेल्फ उतना ही होता है. 100 का 10% 10 होता है, 100 का 1000% 1000 होता है, 100 का 70% 70 होता है. तो हम कुछ पोर्शंस लेकर आ रहे हैं, आप समझिएगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक नंबर ले लिया, दैट इज 6000. मैंने कहा ये नंबर है, आपने बोला हाँ. ये कितने परसेंट के बराबर है? आपने कहा सर दुनिया का हर नंबर अपने आप में 100% होता है, ये 100% के बराबर है. मैंने कहा अगर मुझे इस नंबर का 10% फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे? आपने कहा अगर 100 को 10 बनाने के लिए हम क्या करें? आपने बोला एक डिजिट को आप मिटा दीजिए या हटा दीजिए, या आप इस पर कैसे हटा सकते हैं? तो आपने कहा सर एक यूनिट डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दीजिए. तो वहां लगाया तो यहां पे भी. दैट मीन्स 10% ऑफ दैट नंबर इज व्हाट 600. इसका क्या मतलब है? जब भी आपको किसी नंबर का 10% निकालना हो तो उस नंबर के यूनिट डिजिट के बाद में आप पॉइंट पुट कर दीजिए. तो हम 10% की हेल्प से 10 के मल्टीपल निकाल सकते हैं. दैट मीन्स 30% ऑफ दैट नंबर इज व्हाट व्हेन वी मल्टीप्लाई 3 हियर, सो 6 3 जा कितना होता है 1800. मैंने कहा 70% ऑफ दैट नंबर इज व्हाट 7 6 जा 42. तो सर 4200 ऐसे ही बच्चे. मैंने बोला 1% ऑफ दैट नंबर क्या होगा? आपने बोला 2 डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर दीजिए. तो जब मैंने 2 डिजिट के बाद पॉइंट पुट किया तो 1% ऑफ दैट नंबर इज व्हाट 60. विद द हेल्प ऑफ 1% वी कैन फाइंड आउट द मल्टीपल ऑफ 1. जैसे मैंने कहा 3% का वैल्यू क्या होगा? आपने बोला 6 3 जा 18, 180 होगा. मैंने कहा अच्छा मुझे एक बात बताओ कि इसी का 7% कितना होगा? आपने बोला 7 6 जा 42, 420 होगा. मैंने कहा 0.1% निकालना हो, आपने बोला 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए. तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट की वैल्यू 0.1 की वैल्यू क्या हो गई 6, और इसी तरीके से 0.01% की वैल्यू भी क्या हो जाती है 0.6. दैट मीन्स अगर हम पॉइंट पुट करते जाते हैं तो बच्चे इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का, और उसके मल्टीपल्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. आज मैं कुछ बेसिक्स बातें करने चाह रहा हूं इस चैप्टर की, उस पर हम डिस्कशन करेंगे. और परसेंटेज का ऐसा ही नहीं कि एक हर चैप्टर का अपना एक बेंचमार्क होता है. जैसे परसेंटेज का बेंचमार्क नंबर है तो दुनिया का हर नंबर 100% होता है. प्रॉफिट एंड लॉस का बेंचमार्क कॉस्ट प्राइस है, तो ईच एंड एवरी कॉस्ट प्राइस वी कैन कॉल इट 100%. डिस्काउंट का बेंचमार्क एमआरपी है, तो वी कैन कॉल इट ईच एंड एवरी एमआरपी इज कॉल्ड एज 100%. दैट मींस ईच एंड एवरी चैप्टर हैविंग अ बेंचमार्क, एंड दैट बेंचमार्क वी कैन कॉल इट 100% कंप्लीट नंबर. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. और बच्चे परसेंटेज का और रेशो का अपना एक रिलेशन होता है. कई बार मेनी मोर टाइम्स हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि परसेंटेज और रेशो एक ही है. इस तरीके से इसमें कुछ रिलेशन होता है. विल डिस्कस टू यू इन some ahead classes. Now we'll discuss some questions that is completely based on a chapter percentage. आते हैं बच्चे, लेते हैं क्वेश्चन. हाँ, आज का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ले रहे हैं. ये क्या है? A is 20, टाइप नंबर 1 है. A is 25% more than B, then by what percent B is less than A? देखिए A is completely depend on B. A is 25% more than B. किससे 25% ज्यादा है? आपने कहा B से. तो B को हमने 100 अज्यूम कर लिया. अब 100 से 25% ज्यादा है, तो 100 का 25% कितना होता है? सर 25 ही होता है. और ज्यादा है इसका मतलब A कितना हो गया हमारा 125. आई होप यू अंडरस्टैंड. देन क्वेश्चन ने क्या कहा? देन B is what percent less than A. अब B नंबर में कितना कम है? सर B A से कितना कम है? बोला सर नंबर में तो B A से 25 कम है. तो
25 कम है किससे, बोला ए से, तो जिससे भी कंपेयर करते हैं उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि सर डिनोमिनेटर ऑलवेज भी डिनोट द बेंचमार्क। सो हमने कहा 25 कम है किससे, 125 से, तो 100 से कितना, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 20% कम है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि उसने कहा 25 कम है किससे, ए से, तो ए बेंचमार्क है, तो ए का 10% कितना है, आपने बोला ए का 10% तो 12.5 है, तो ये 12.5 कम था या 25 कम था, तो 12.5 का कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो ये भी 10 नहीं होगा, 2 टाइम्स होगा, 20% कम होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ बच्चे एक और तरीका है, हमें सीखना चाहिए सारे तरीके। तो 25% हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं कि 25% फ्रैक्शन क्या बनाता, आपने कहा सर 1/4, और डिनोमिनेटर ऑलवेज भी डिनोट द बेंचमार्क। रेशो की बात करें तो आपने कहा ए इज 25% मोर देन बी। अब अगर बी 4 पार्ट है तो ए 1 पार्ट ज्यादा है, मतलब कितना है, 5 पार्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हेनेवर वी राइट रेशो, डिनोमिनेटर ऑलवेज भी डिनोट द 100% और न्यूमरेटर डिनोट द परसेंटेज फ्रैक्शन। मतलब सर ये पार्ट के फॉर्म में है, मतलब 4 पार्ट बी है और 1 पार्ट ज्यादा ए है, मतलब कितना हो गया, 5 पार्ट। क्वेश्चन ने कहा बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए, तो 1 कम है किससे, ए से, तो हम 100 से कितना, सर 20% कम है। I hope you understand. ठीक है, that is the basic question. Now take second question. Second question क्या है उसको देखते हैं हम। Yes, आज का क्वेश्चन नंबर 2 ये है। अब बच्चे अभी हम एक ही क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। नाउ इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 20%, देन बाय व्हाट परसेंट शुड बी ब्रेथ बी इंक्रीज सो दैट देयर इज अ नो इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। देखो मैंने कहा कि अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो आपको पता होगा रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। आपने कहा बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा बच्चे कि अगर हम किसी रेक्टेंगल के लेंथ को बढ़ाते हैं तो एरिया बढ़ेगा, और ब्रेथ को, अगर ब्रेथ को कम करते हैं तो एरिया कम होता है, या ब्रेथ को बढ़ाते हैं तो एरिया बढ़ता है। दैट मीन्स व्हाट, क्या कि लेंथ और ब्रेथ के साथ हम कैसा भी व्यवहार करें, वॉट एवर द बिहेवियर वी परफॉर्म विथ लेंथ एंड ब्रेथ, द कंप्लीटली एरिया वुड बी इफेक्टेड, जिससे एरिया पर इफेक्ट पड़ता है। कैसे, देखिए इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 20%, इसका क्या मतलब है, सर जब लेंथ 20% डिक्रीज होगा तो एरिया भी डिक्रीज होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका बेंचमार्क क्या है, एरिया, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसका एरिया कितना है, 100। जब आपने लेंथ 20% इंक्रीज किया तो 100 का 20% कितना होता है, 20। डिक्रीज किया तो 20 कम हो गया तो कितना एरिया हो गया, 80। उसने क्या बोला, व्हाट परसेंट शुड द ब्रेथ बी इंक्रीज। अब आपने लेंथ कम कर दिया है और आपको उतने का उतना ही एरिया चाहिए, तो आपको ब्रेथ इंक्रीज करना पड़ेगा। तो भाई 100 लाने के लिए ब्रेथ कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 20। किससे इंक्रीज करना पड़ेगा, सर 80 से, तो 100 से कितना। इसका मतलब यह है कि आपको 25% एरिया जो है ब्रेथ इसका इंक्रीज करना पड़ेगा। ये एक तरीका है। और एक तरीका करना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं, देखिए कैसे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अज्यूम कि आप जानते हैं कि जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया होता है। हमने ये अज्यूम कर लिया कि उसका लेंथ 20 है, ब्रेथ 10 है और एरिया 200 है। आपने बोला ठीक है। आपने क्या किया, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 20%, लेंथ को 20% डिक्रीज कर दिया। आप जानते हैं किसी भी नंबर का 10% फाइंड आउट करना है तो उसके यूनिट डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो 10% कितना हो गया, 2, तो 20% कितना हो गया, 4, डिक्रीज हो गया, मतलब लेंथ कितना हो गया, 16। अब उसने बोला ब्रेथ के साथ क्या करें ताकि एरिया हमारा 200 ही बना रहे, तो इसका मतलब 20 डिवाइडेड बाय 16, तो 16 1 जा 16, ठीक है, 40, 16 2 जा 30, फिर 16 5 जा, तो बच्चे जो ब्रेथ 10 था आज वो ब्रेथ कितना हो गया, सर 12.5 हो गया। कितना हो गया, 12.5 हो गया। तो सर ब्रेथ 10 से 12.5 हो गया, इसका मतलब कितना इंक्रीज कर गया, 2.5, मतलब आपको 2.5 बढ़ गया 10 से, तो 100 से कितना, इसका मतलब आपने 25% ब्रेथ को बढ़ा दिया एरिया को एज इट इज रखने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका ये मतलब है कि जब हम किसी भी क्वेश्चन को कर रहे होते हैं तो उसका एक बेंचमार्क ढूंढ लें तो बहुत आसान हो जाएगा उसे फाइंड आउट करना, उसका एरिया फाइंड आउट करना। नाउ टेक थर्ड। हाँ, क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं। If the price of a rice is increased by 25%, then a person now buy 10 kg less rice for 600 rupees. Then tell the new and old price of 3. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, समझेंगे इसको। कैसे समझेंगे, देखिए आपने क्या कहा, if the price of rice is increased by 25%, हम समझते हैं। देखिए
25% फ्रैक्शन क्या बनाता? आपने बोला 1/4। इसका क्या मतलब है? पहले मैं 4 पार्ट का राइस खरीदता था, आज प्राइस 1 बढ़ गया है, मतलब कितना हो गया है? 5। उसने क्या कहा कि अ पर्सन नाउ बाय 10 kg लेस राइस फॉर 600 रुपीज। हमने उसे अज्यूम कर लिया है 4 पार्ट। तो बच्चे अब मुझे 4 पार्ट ही खरीदना हो तो कितना कम परचेस करना पड़ेगा भाई? 5 से 4 लाने के लिए 1 पार्ट कम करना पड़ेगा। किससे? 5 से। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए। देखिए, मैंने ये अज्यूम किया कि पहले राइस का प्राइस 100 था, अब उसने क्या कहा कि उसका प्राइस 25% इंक्रीज हो गया। तो 100 का 25% कितना होता है? 25 इंक्रीज हो गया, मतलब वो राइस आज कितने रेट का हो गया? 125 का हो गया। मतलब पहले मैं 100 रुपीज में कुछ राइस खरीदता था, अब ये 100 कहां से आया? हमने जनरलाइज अजम्पशन किया हर क्वेश्चन के लिए। आज वो बढ़कर 125 हो गया। उसने बोला आप उतने ही पैसे में, मतलब 100 ही रुपए में आप कितना राइस खरीदेंगे? आपने बोला मैं 25 रुपए का प्राइस बढ़ गया है तो मैं 25 का राइस कम खरीदूंगा आज के रेट से। आज का रेट कितना है? 125। तो ये फ्रैक्शन क्या बनाता? 1/5। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि डिनोमिनेटर हमेशा कंप्लीट नंबर को डिनोट करता है। मैं पहले 5 पार्ट राइस खरीदता था, आज प्राइस बढ़ने से 1 पार्ट कम खरीदने लगा हूं, मतलब मैं आज राइस कितना खरीदने लगा हूं? 4 पार्ट खरीदने लगा हूं। बोला 4 पार्ट नहीं सर, आप 10 kg लेस राइस खरीदने लगे, 1 पार्ट नहीं 10 kg। कितने टाइम्स है इसका? 10। तो ये 5 नहीं होगा, 10 टाइम्स होगा। कितना होगा? 50। मतलब मैं पहले 50 kg राइस खरीदता था, आज मैं 40 kg राइस खरीद रहा हूं। बोला अच्छा, कितने रुपए में? बोला आप पहले 600 रुपीज में 50 kg राइस खरीदते थे, तो 1 kg राइस कितने का हुआ? 12 रुपीज पर kg। और आज आप इसी 600 रुपीज में 40 kg राइस खरीदते हैं, तो 1 kg राइस कितने का हुआ? 15 रुपीज पर kg। और अगर आपको आंसर चेक करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। ओल्ड प्राइस क्या है? 12, और आज न्यू प्राइस कितना है? 15। कितने का अंतर है? 3 का। क्या 3 पार्ट 12 का 25% है? 3 12 का 25% है? हाँ, क्योंकि 3 डिवाइडेड बाय 12 होता है 1/4। हाँ सर 25% है, मतलब प्राइस ऑफ राइस शुड बी इंक्रीज बाय 25%। आई होप यू अंडरस्टैंड। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप 100 हर क्वेश्चन के लिए ले सकते हैं और इसे रेशो में चेंज करके जनरलाइज फॉर्म बना सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ बच्चे टेक नेक्स्ट वन। नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है सर? ओके, क्या क्वेश्चन नंबर 4 है, समझते हैं हम। If the hourly wages of a man is increased by 20% and his working time is decreased by 25%, then what will be the effect on salary? If his initial salary is 200, then what is his new salary? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए एक व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो उसे सैलरी कैसे मिलती है भाई? मान लीजिए 100 रुपीज आवर मिलता है, तो 5 आवर्स काम करता है तो कितने रुपए हुए? आपने बोला 100 रुपीज 1 आवर का मिलता है, 1 आवर का, तो 5 आवर्स का कितना मिलेगा? 500। 200 रुपीज पर आवर का मिलता है तो 5 आवर्स का कितना मिलेगा? 1000 रुपीज। आप कर क्या रहे हैं सर? उसके 1 आवर के वेजेस में कितने आवर्स काम किया उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टोटल वेजेस आ रहा है, उसकी सैलरी आ रही है। आपने कहा यहां पे भी हम ऐसा करते हैं। इफ द आवर्ली वेजेस ऑफ अ मैन इज इंक्रीज बाय 20%। अब हमने क्या किया कि हमने ये मान लिया कि भाई उसका एंड इज वर्किंग टाइम। अब हमने क्या किया? पहले लिया वेजेस इनटू वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स इज जस्ट इक्वल टू सैलरी। अब आपने बोला कि अ मैन इज इंक्रीज बाय 20%, आर्ली वेजेस ऑफ अ मैन इज इंक्रीज बाय 20%। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 20% फ्रैक्शन क्या बनाता? 1/5। मतलब डिनोमिनेटर हमेशा बेंचमार्क डिनोट करता है। पहले वो उसका वेजेस 5 पार्ट था, क्योंकि जब हम रेशो में बदलते हैं तो लैंग्वेज बदलकर पार्ट हो जाती है, कि पहले वेजेस 5 पार्ट था, आज 1 पार्ट इंक्रीज होकर 6 पार्ट हो गया। बोला हाँ। वर्किंग टाइम इज डिक्रीज बाय 25%। अब 25% क्या फ्रैक्शन बनाता है सर? 1/4 बनाता है। कैसे बच्चे? 25 पर और सेंट, तो 1/4 बनाता है। आपने बोला ठीक है। अब उसने क्या बोला कि वर्किंग टाइम इज डिक्रीज बाय 25%, मतलब पहले वर्किंग टाइम 4 पार्ट था, आज 1 पार्ट डिक्रीज होकर कितना हो गया? 3। मतलब पहले उसकी सैलरी कितनी थी? 20 पार्ट थी, आज उसकी सैलरी कितनी हो गई? 18 हो गई। आपने बोला ठीक है। पहले से उसकी सैलरी कितनी बढ़ गई या कम हो गई? सर 2 पार्ट बढ़ गई है, 2 पार्ट इंक्रीज कर गई है। तो सर 2 पार्ट इंक्रीज कर गई है, किससे? 20 से। तो 100 से कितना? आप देखेंगे बच्चे 10% उसकी सैलरी इंक्रीज कर गई है। पहला आंसर तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चे? दूसरा क्वेश्चन ये है कि इफ हिज इनिशियल सैलरी वाज 200 रुपीज, 20 नहीं, कितना था बोल रहा है? 200।
तो मुझे बताओ 20 का कितने टाइम्स है 200? आपने बोला 10 टाइम्स है, इसका मतलब ये भी 18 नहीं होगा, ये भी 10 टाइम्स होगा, मतलब आज उसकी सैलरी कितनी है 180। दैट इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है मेरे बच्चे। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ टेक नेक्स्ट वन, नाउ टेक नेक्स्ट वन। हर चैप्टर, हर जब से यहाँ की भी बात करें ना तो वेजेस, यहाँ पर भाई आदमी काम करेगा तो उसको सैलरी मिलेगी, तो सैलरी को भी आप 100 भी अज्यूम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। कई तरीके हैं इसको भी सॉल्व करने के, ठीक है। बिल्कुल 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 बेटा बिल्कुल। देखो चाहो तो एक तरीका और ले सकते हैं। हमने ये अज्यूम किया कि उसका वेजेस ही 100 था, जब आपने उसके वर्किंग आवर्स को, वेजेस को 20% इंक्रीज किया, तो 100 से 20% इंक्रीज कर कितना हो गया 120। बोला उसके एंड इज वर्किंग टाइम इज डिक्रीज बाय 25%। 25 का मतलब होता है आधे का आधा, 120 का आधा 60 का आधा 30 डिक्रीज कर दिया, तो कितना हो गया 90। ठीक है, मतलब पहले वेजेस 100 था, आज 90, कितना कम हो गया 10 कम हो गया, और यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। फिर उसने कहा कि इफ हिज इनिशियल सैलरी वाज 200, 100 नहीं थी 200 थी, कितने टाइम्स थे 2 टाइम्स, तो ये 90 नहीं होगा 2 टाइम्स होगा, कितना होगा 180। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस मैथड। I hope you understand. Okay, take next one. Take next one, बच्चे. Okay, understand. Please try to understand this question very carefully. Try to read this question very carefully. The total population of a city is 60,000. If the population of male is increased by 20% and that of female by 30% and the total population is increased by 26%. चलिए एक बात बताइए मुझे एक बात बताइए कि पॉपुलेशन का क्या जेंडर होता है? आपने बोला सर पॉपुलेशन का कोई जेंडर नहीं होता, एक्चुअली दैट इज द मिक्सचर ऑफ मेल एंड फीमेल। बोला अच्छा, मतलब इसका ये मतलब है कि पॉपुलेशन इज द मिक्सचर ऑफ मेल एंड फीमेल। मैंने कहा स्टूडेंट का कोई जेंडर होता है क्या? आपने बोला नहीं सर स्टूडेंट का कोई जेंडर नहीं होता, एक्चुअली मेल और फीमेल मिलकर स्टूडेंट बनते हैं। लाइक ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय इज ऑल्सो द मिक्सचर ऑफ मेल एंड फीमेल। जब भी ये 3 वर्ड्स आते हैं थोड़ा हमें समझना होता है कि ये क्वेश्चन दिख तो परसेंटेज का रहा है, लेकिन हम इसे बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन मैथड से। समझना है बच्चे, क्या है मिक्सचर एंड एलिगेशन मैथड, समझेंगे। क्वेश्चन क्या है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ, पॉपुलेशन का मतलब होता है मेल एंड फीमेल, टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इज 60,000। आपने बोला सर ठीक है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल इज इंक्रीज बाय 20%, मेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 20% एंड फीमेल पॉपुलेशन एंड दैट ऑफ फीमेल बाय 30%, फीमेल 30% इंक्रीज हो गई। बोला बिल्कुल सही है। एंड द टोटल पॉपुलेशन, टोटल का मतलब क्या होता है, द मिक्सचर ऑफ मेल एंड फीमेल इज इंक्रीज बाय 26%। इसको हमने बीच में क्यों रखा, क्योंकि ये मिक्सचर है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं मेरे बच्चे कि अगर हमें मिक्सचर पता चल गया तो मिक्सचर को सॉल्व कैसे करते हैं? हम इन दोनों में लार्जर ग्रेटर नंबर देखते हैं कि विच वन इज अ ग्रेटर नंबर। सर 26 इज अ ग्रेटर नंबर एंड 26 इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20। हम 26 में 20 को घटाते हैं तो कितना आता है 6, और यहां पे 30 में 26 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है 4। बट हम इसे परफेक्ट रेशियो बनाते हैं, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। इसका क्या मतलब है कि 60,000 पॉपुलेशन थी, उसमें 2 पार्ट मेल थे, 3 पार्ट फीमेल थे, मतलब टोटल पॉपुलेशन कितने पार्ट थी 5 पार्ट थी। बोला 5 पार्ट नहीं थी सर 60,000 थी, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई 12,000, तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई 12,000 टाइम्स हो गई, मतलब 24,000 हो गई। ये 3 पार्ट नहीं होगी 12,000 टाइम्स हो गई, मतलब कितना होगा 36,000 होगा। एक और बात बचे, यहाँ पे मैंने जो 12,000 निकाला है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटा वेन एवर वी फाइंड आउट रेशो इज नॉट अ नंबर, इट ऑलवेज कंटेन सम वैल्यू, दैट वैल्यू वी कैन कॉल इट अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 12,000 जो हमने फाइंड किया 1 पार्ट, द वैल्यू ऑफ 1 पार्ट, वी कैन कॉल इट अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द रेशो। I repeat my sentence, ratio is not a number, it always contains some value, that value we can call it a highest common factor of the given number, that varies in the basis of the question, the numerical values of the question. I hope you understand. तो ये इसकी पॉपुलेशन हो गई, तो टेल द इनिशियल मेल पॉपुलेशन एंड फीमेल पॉपुलेशन, जैसे 24,000 एंड 36,000। ये आंसर सही है या नहीं? आप इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो पॉपुलेशन बिकम 60,000, दैट इज द बेंचमार्क। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। नाउ टेक नेक्स्ट वन बच्चे, टेक नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं बात को। अ पर्सन स्पेंड 20% ऑफ, ये इनकम एक्सपेंडिचर इन, उसका क्वेश्चन है इनकम एक्सपेंडिचर इन सेविंग्स का, समझते हैं। अ पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड
he spent 25% of the remaining on house rent and 30% of the remaining on other things and the rest is saving. If his savings are 29,400, how many did he spend on other things? ये क्वेश्चन है बच्चे। अब हम जानते हैं कि दुनिया का हर नंबर 100% होता है, ये नंबर भी होता है और ये रेशो भी होता है। हमने ये अज्यूम कर लिया कि उस पर्सन की जो इनकम है वो 100 पार्ट है, 100 रुपीज है, आप इसे अज्यूम कर सकते हैं। अब पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, तो 100 का 20% कितना होता है सर? 20 ही होता है। उसने किस पर स्पेंड कर दिया सर? फूड पर कर दिया। फिर क्या लिखा? ही स्पेंड 25% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब 100 में 20 स्पेंड कर दिया तो रिमेनिंग कितना बचा सर? 80। ये हमने रिमेनिंग 1 अज्यूम कर लिया। अब इसका रिमेनिंग का कितना परसेंट बोल रहा है सर? 25% ऑफ द रिमेनिंग, तो 80 का 25% कितना होगा? 80 का हाफ कितना हुआ? 40, और 40 का हाफ कितना हुआ? 20। मतलब 20 पार्ट इसने कहाँ स्पेंड कर दिया? बोला सर ही स्पेंड 25 ऑफ द रिमेनिंग इन हाउस रेंट। बोला ठीक है। फिर रिमेनिंग कितना बचा सर? 60। बोला ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया सर? रिमेनिंग 2 हो गया। बोला ठीक है। अब क्या बोलता है कि रिमेनिंग का 30%। आप जानते हैं बच्चे, किसी भी नंबर का 10% निकालना है तो उस नंबर के यूनिट डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। इसका 10% कितना है सर? 6 है, तो 30 कितना होगा? 6 3 जा 18, मतलब उसने 18 पार्ट किस पे खर्च कर दिया सर? अदर थिंग्स पे कर दिया। तो उसका रिमेनिंग कितना बचा सर? दैट इज 42। आई होप दिस इज सेविंग। उसने लिखा भी है कि जो बच गया वो सेविंग है। अब 42 पार्ट सेविंग, बोला 42 सेविंग्स नहीं थी सर, दैट इज जस्ट इक्वल टू 29,400। मैंने 3 इक्वल टू का साइन लगाया जो कि हम रेशो को डिनोट करता है। ये एक्चुअली डिनोट करता है बच्चे कॉन्ग्रुएंसी को। तो 1 पार्ट का वैल्यू कितना है? 29,400 डिवाइडेड बाय व्हाट? तो 42। बोला ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो 21 2 जा 21 और 24, ये तो ये 700 टाइम्स चला गया। तो 1 पार्ट का वैल्यू 700 है। इसका ये मतलब है मेरे बच्चे, इसका ये मतलब है कि सर ये जो वैल्यू आपने फाइंड करी है 100 पार्ट नहीं, उसके हर 1 पार्ट में 700 है, तो उसकी इनकम 700 टाइम्स हो जाएगी, मतलब 70,000 हो जाएगी। इसका आंसर है। आपने बोला अगर वो पूछा अदर थिंग्स पर तो 18 नहीं होगी सर, 700 टाइम्स होगी, 12,600 होगी, क्योंकि 18 7 जा 126 होता है। आपने बोला फूड का पूछता तो काय का मल्टीप्लाई 700 का, जो पूछे उसमें काय का मल्टीप्लाई कर दो 700 का। क्यों? क्योंकि 700 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। मतलब व्हाट एवर वी अज्यूम 100 दैट वाज अ रेशो। ठीक है, हमने कहा था 100 पार्ट, तो आप सर 100 ही क्यों लिया? क्योंकि 100 एक ऐसा नंबर है जिसका जितना परसेंट निकालना आसान होता है। सर 200 नहीं ले सकते? वॉट एवर यू लाइक यू कैन अज्यूम। आप जो भी नंबर लेंगे वो अपने आप में कंप्लीट 100% ही है, आंसर उससे कभी गलत नहीं आएगा। बट 100 लेने के पीछे ये कारण है कि सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाता है, परसेंटेज निकालना आसान हो जाता है और क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं बच्चे, चीजों को समझते हैं। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हर टाइप के क्वेश्चन पे मैं कोशिश कर रहा हूं लेने की कि आप चीजों को समझ पाएं धैर्यपूर्वक। ओके, क्या क्वेश्चन है समझेंगे कि देयर वर 2 कैंडिडेट स्टैंडिंग। अच्छा, इलेक्शन का क्वेश्चन है बच्चे, तो आपको ये बताना चाहता हूं कि इलेक्शन में होता क्या है उसको समझते हैं। देयर वर 2 कैंडिडेट स्टैंडिंग इन इलेक्शन, द विनिंग कैंडिडेट गेट 58% ऑफ द टोटल वोट्स एंड ही विन बाय इलेक्शन बाय 4,300 टोटल वोट्स। सो हाउ मेनी वोट्स वर कास्ट इन द टोटल। बहुत समझदारी का क्वेश्चन है, समझ की बात है। हमने ये अज्यूम किया कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे। आपने बोला सर 100 ही क्यों किया? अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। अब उसमें क्या कहा कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसे टोटल वोट्स का 58% मिला, तो 100 में 58% वोट्स किसको मिला सर? विनर को मिला। तो इसका मतलब 100 में 58 विनर को मिला, तो लूजर को कितना मिला सर? 42 वोट मिला। इसका क्या मतलब है कि सर जब 42 इसको और 42 इसको मिला होगा तो दोनों सेम पेस पे होंगे। तो सर ये कितने वोट से जीत गया? आपने बोला सर इसको 42 इसको 58, इसका मतलब वो 16 वोटों से जीत गया। बोला 16 से नहीं जीता है, वो एक्चुअली जीता किससे है? 4,320 वोट से। तो 1 पार्ट की वैल्यू क्या हो गई? 4,320 डिवाइडेड बाय 16, तो 16 2 जा 32, 16 7 जा 112, मतलब 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 270। अब 1 पार्ट की वैल्यू 270 हो गई, इसका ये मतलब है कि जो आपने अज्यूम किया था उसके हर 1 पार्ट में कितने वोट्स हैं सर? 270 है। तो इसका मतलब टोटल वोट्स 100 नहीं थे, 270 टाइम्स थे, मतलब कितने थे? 27,000 वोट्स।
विनर का पूछता तो इसमें 270 का मल्टीप्लाई कर देते, लूजर का पूछता तो इसमें 270, मतलब व्हाट इज द 270? सर 270 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टैंड. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ टेक नेक्स्ट. नाउ टेक नेक्स्ट. ओके. हाँ, पास एंड फेल का क्वेश्चन है, समझेंगे. इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट गेट्स 45% मार्क्स एंड ही फेल्ड बाय 35 मार्क्स. Had he got 350 marks, he would have passed. Then what are the full marks of it? बहुत आसान सा क्वेश्चन है. पहले तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि पास एंड फेल में क्या होता है मेरे बच्चे, कि आपने एग्जाम दिया होगा तो दो चीजें हमेशा हर स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होती है. सर क्या? फर्स्ट फुल मार्क्स, टोटल मार्क्स, और सेकंड पासिंग मार्क्स. मतलब जैसे अगर हम अपने एग्जाम की बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर है, 35 आ जाते हैं तो पास हो जाते हैं. लेकिन 35 आ गया तो पास, 36 आया तो 1 मार्क्स से पास, 34 आया तो 1 मार्क्स से फेल, 30 आया तो 5 मार्क्स से फेल. आई बात समझ में? और 40 आया तो 5 मार्क्स से पास. इसका मतलब 35 मार्क्स जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो बेंच मार्क होता है. आइए समझते हैं. अब क्या बोला? इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट गेट 45% मार्क्स एंड ही फेल्ड बाय 35 मार्क्स. देखो मतलब एक स्टूडेंट है, उसे 45% मार्क्स मिले और वह कितने मार्क्स से फेल हो गया? 35 मार्क्स से फेल हो गया. मतलब मुझे 35 मार्क्स और मिल जाते, 35 मार्क्स अगर और मिल जाते, इसलिए मैंने ऐड किया, तो वो क्या हो जाता? पास. और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू किसके इक्वल है? सर 350 के, क्योंकि 350 जो लाएगा वो पास हो जाएगा. आपने बोला सर 45% इज जस्ट इक्वल टू 350 माइनस 35, मतलब 45% इज जस्ट इक्वल टू 315. तो 1% की वैल्यू क्या है? 40. पहले तो 15 3 जा, 15 2 जा, 3 7 जा, मतलब 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 7. अब 1% की वैल्यू 7 आ गई. हम जानते हैं कि दुनिया का हर नंबर हर परिस्थिति में क्या होता है? 100%. तो टोटल मार्क्स भी क्या रहे होंगे? 100%. तो 1% को 100 बनाने के लिए कितने जीरो ऐड कर दूं? 2. तो यहाँ पे भी 2. इसका मतलब टोटल मार्क्स कितने थे? 700. आई होप यू अंडरस्टैंड. टोटल मार्क्स कितने थे? 700. आई होप यू गॉट इट माय पॉइंट. नाउ टेक नेक्स्ट वन. ओके, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केस स्टडी बोलते हैं इसको. समझेंगे हम लोग. क्या है कि देयर वर 5 क्वेश्चंस इन एन एग्जामिनेशन. 5% ऑफ द टोटल स्टूडेंट आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन एंड 5% ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन. हम समझते हैं बच्चे. क्वेश्चन ऑफ द रिमेनिंग 25% स्टूडेंट आंसर्ड 1 क्वेश्चन एंड 20% स्टूडेंट आंसर्ड 4 क्वेश्चन. 24.5 of the total student answers 2 question. If 200 students answer 3 question, then how many students appeared in the? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन समझ का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है. अब कितने क्वेश्चन है वहां पे? 5 क्वेश्चन है. आपने बोला सर हमने अज्यूम कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे. हमने ये अज्यूम कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 100. टोटल क्वेश्चन कितने थे? 5. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सर? 0 1 2 3 4 5. इस तरीके के हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं. तो मैंने इधर लिख लिया क्वेश्चन. अब उसने पहले क्या कहा कि देयर वर 5 क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन, 5% ऑफ द टोटल स्टूडेंट आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस. मतलब टोटल स्टूडेंट कितने? 100. 100 में 5%, 100 का 5% कितना हुआ? 5. 5 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्हें सभी क्वेश्चन का आंसर दिया और सभी क्वेश्चन कितने थे? 5. बोला ठीक है. एंड लिखा है, एंड यहां पे लिखा है 5% ऑफ द टोटल स्टूडेंट आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन एंड 5% ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि और 5% ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तो 0 हो गया. मतलब 100 में 10 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आ गई, तो रिमेनिंग कितने बच गए हमारे पास में? 90. अब उसने यहां पे लाइन लिखी रिमेनिंग की. ऑफ द रिमेनिंग 25% स्टूडेंट आंसर्स 1 क्वेश्चन. रिमेनिंग कितना है? 90. 90 का 25 कैसे निकालते हैं? हाफ का हाफ. तो 90 का हाफ 45, 45 का हाफ कितना हो गया? 22.5. मतलब 22.5% और 22.5 स्टूडेंट ने ओनली 1 आंसर का क्वेश्चन का आंसर दिया. एंड लिखा हुआ है. एंड का मतलब रिमेनिंग पे ही चर्चा होनी, और रिमेनिंग कितना है? 90. एंड 20% स्टूडेंट आंसर 4 क्वेश्चन. अब बच्चे 90 का 20% कितना होगा? 9 का 10% 9 है, तो 90 का 10% 9 है, तो 20 कितना होगा? 18. 18 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया? उन्होंने कहा सर 4 क्वेश्चन का आंसर दिया. कोई डाउट यहां पर? बोला नहीं. अब क्या लिख रहा है कि 24.5 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स. अब टोटल कितने थे? 100. 100 का 24.5 कितना हो गया? 24.5. स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया? उसने कहा ऑफ द टोटल आंसर 2 क्वेश्चंस. अब देखो बच्चे, 5 क्वेश्चनों में प्रोबेबिलिटी क्या बनती है? 0 1 2 3 4 5. 0 हमें पता चल गया, 5 हमें पता चल गया, 1 हमें पता है,
4 हमें पता है, 2 हमें पता है, सब पता है, तो क्या नहीं पता सर? 3 नहीं पता। मतलब अगर हम टोटल इसका करें तो 5 और 5 10 होता है, 10 के बाद में इसको ऐड करते हैं 24.5 और 22.5 को अगर ऐड करते हैं तो 24, 26, 36, 46, 47, 57 और फिर 57 के बाद 67 एंड 8, 67 एंड 8 बिकम्स 75। मतलब ये पूरी इंफॉर्मेशन कितने की आ गई? 75 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है। 100 में 75 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आ गई और टोटल पॉसिबिलिटी में एक ही रह गया क्वेश्चन 3। मतलब इसका ये मतलब है कि 100 में 75 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है तो कितनों की नहीं है? 100 माइनस 75 से 25 की नहीं है। ये 25 वही स्टूडेंट थे जिन्होंने 3 क्वेश्चन का आंसर दिया, पर 3 क्वेश्चन का आंसर देने वाले कितने थे? 200। 25 नहीं थे, 200 थे। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई सर? 8 हो गई। इसका ये मतलब है कि टोटल स्टूडेंट भी 100 नहीं थे मेरे बच्चे, वो भी 8 टाइम्स थे, क्योंकि हर पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 8। 100 नहीं, 8 टाइम्स, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 800। दैट इज द आंसर। अगर बोलता 5 क्वेश्चन का आंसर देने वाले 5 नहीं थे, 8 टाइम्स, जो पूछे उसमें क्या किसका मल्टीप्लाई कर दें? 8 का। जो भी क्वेश्चन पूछे कि बताइए ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 4 क्वेश्चन का आंसर दिया, ये 24.5 नहीं थे, 8 टाइम्स से, तो जो आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। ठीक, बस बार बार करके देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया का हर नंबर 100% है और हर चैप्टर का अपना एक बेंचमार्क है, हर क्वेश्चन का एक बेंचमार्क है, हमें उसे ढूंढना होता है, उसे समझना होता है। यस, आई होप मैंने जो भी आपको बातें बताई, मेरा बेसिक लेवल कहाँ पे था? अब मैंने ये बताया था कि दुनिया का हर नंबर हर परिस्थिति में अपने आप में 100% होता है, ठीक है। और हर चैप्टर का अपना बेंचमार्क होता है। मैंने कहा कि जब भी किसी नंबर का हमें 10% निकालना है, उस नंबर के यूनिट डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, चाहे वो नंबर कुछ भी हो, ठीक है। इससे 10% का मल्टीपल निकलता है, और ये बेसिक बातें मैंने आपको डिस्कस की, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट यू ऑल पीपल कोऑपरेट विथ मी, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो recording. Thank you so much. Have a nice day for you all and enjoy the day. बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।